सूर्यकांत जी जी, विदर्भ, मराठवाड़ा और जो पश्चिम महाराष्ट्र आप कह रहे हैं, वो जी कोंकण का इलाका जो है, तो जी उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी रीजन वाइज अगर रणनीति बनाती है, बना ही रही होगी, जाहिर है। आपका ये जी कहना है कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी का पूरे महाराष्ट्र में प्रभाव है और उनके पास 14-15% वोट इंटैक्ट है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख का वोट उनका है उनके साथ। अगर भारतीय जनता पार्टी विदर्भ में ऐसी कोई रणनीति बनाती है कि प्रकाश अंबेडकर या तो बीजेपी के साथ रहे, या जो कि बीजेपी के साथ वो रहने वाले कभी नहीं है, वो तो उनके खिलाफ ही, वो हमारे उनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, लेकिन वो नेचुरल अलाय कांग्रेस के भी नहीं है, वो कांग्रेस के भी साथ नहीं जाते हैं, कांग्रेस का भी विरोध करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि नेचुरल तो नहीं, लेकिन एक अवसर का जो अलायंस है, अगर वो कांग्रेस के साथ होता है तो कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर का डेडली कॉम्बिनेशन कम से कम विदर्भ में आपको दिख रहा है ऐसा? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। अगर अगर वंचित अगर कांग्रेस के साथ मिल जाती है, तो ये बड़ा और ये टक्कर देने वाला कॉम्बिनेशन रहेगा। ये आपको डेफिनेटली पता है, ये इजी जाने वाला नहीं है भाजपा को। ये अगर दोनों साथ अगर मिल जाते हैं और ये छोटे-छोटे पार्टियां भी उनके पास साथ में मिल जाती है, तो ये बड़ा कॉम्बिनेशन है। लेकिन दिक्कत वही है, दिक्कत है ये स्वीकारने के लिए, तब जो कल कल मैंने जो कहा था कि प्रकाश आंबेडकर जी को स्वीकारने के लिए तैयार, उनका जो वजन है उसको आपको स्वीकारना पड़ेगा। और ये जो स्वीकारोक्ति है वो केंद्र से आनी चाहिए। कांग्रेस की जो सेंटर लीडरशिप है उन्होंने मानना चाहिए और विदर्भ में परकोलेट अगर नीचे 11 होनी चाहिए। सीट है, मान लीजिए जी विदर्भ में मेरे ख्याल से सांसद एमपी की कितनी सीटें हैं? लगभग 11। 10 सीटें। 10 सीटें। 10 जी सीटें अगर विदर्भ में हैं और कांग्रेस, क्योंकि वहां एनसीपी का कोई वर्चस्व नहीं है और शिवसेना उद्धव का भी कोई वर्चस्व नहीं है, लेकिन चूंकि शिवसेना शिंदे भी है, एनसीपी पवार भी है, एनसीपी अजित पवार भी है, एनसीपी शरद पवार भी है, तो भारतीय जनता की पार्टी के साथ एनसीपी अजित पवार और शिवसेना शिंदे, ये दोनों भी चाहेंगे कि विदर्भ में हमें कोई ना कोई सीट मिले। और इधर कांग्रेस, अगर अगर कांग्रेस प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से 50-50 पर अलायंस कर ले, 10 में से 5 सीट प्रकाश की पार्टी को और 5 सीट कांग्रेस अपने पास, और एनसीपी और शिवसेना उद्धव को बोले कि भाई आप बाजू में रहिए, आप दोनों का कोई प्रभाव नहीं है, तो क्या सीन बदल सकता है? 10 में से 10 सीट क्या दोनों को फायदा हो सकता है? बिल्कुल, दोनों को फायदा हो सकता है। ये हो सकता है अगर ये कॉम्बिनेशन मुस्लिम का और दलितों का कॉम्बिनेशन अगर हो गया और वो कांग्रेस के साथ गया, ये अगर स्पष्ट ध्रुवीकरण हो गया तो ये टफ जाने वाला है भाजपा को। क्योंकि मराठा आंदोलन और फिर ओबीसी ये, और भाजपा ऐसे चुप बैठने वाले नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, भाजपा ऐसे चुप बैठने वाली नहीं है। क्योंकि ये मराठा आरक्षण का विषय मराठाओं के साथ जाने के कारण ओबीसी कुछ हद तक वो नाराज हो गया है। ओबीसी को साथ लाने के लिए अभी जो राज्यसभा का इलेक्शन होने वाला है, उसमें किसी ओबीसी नेता को भाजपा टिकट देगी। शायद वो हो सकता है कि वो कांग्रेस वाला ही हो। आप इस बार देख लीजिए, भाजपा ये खेल खेलेगी, क्योंकि ये ओबीसी को अगर राज्यसभा का टिकट दे दिया, तो 2 नेता है जो जिनका मैं नाम सुन रहा हूँ, बबन तायवाड़े जी करके, वो पूरा पूर्व कांग्रेस ही है वो। शायद उनको राज्यसभा में उतार सकती है भाजपा, और भाजपा ने अगर उनको उतार दिया तो फिर तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल जाने वाली है, ये तो सीधी बात है। लेकिन भाजपा राजनीतिक पत्ते खेलने में और राजनीतिक साग बिछाने में बहुत माहिर है। वो बिल्कुल छोटा-छोटा चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं वो लोग, और ऐसे छोड़ेंगे नहीं वो। प्रकाश अंबेडकर जी अगर कांग्रेस के साथ मिल गए तो उनका काट क्या करना है? देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अमरावती में जैसा, अकोला में जैसे प्रकाश अंबेडकर जी है, वैसे अमरावती कॉन्स्टिट्यूंसी में रासू गवई है। रासू गवई थे, अब उनके बेटे हैं। अब वो कहते हैं कि हम अभी महाविकास आघाड़ी ने हमको साथ नहीं लिया, और वो खड़े भी रहे थे रासू गवई। वो सीट कई सालों से वो गवई गुट को ही जाती थी। अब ऐसी हालत है कि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली और कहा है कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो हमको रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या करेंगे? उनको बड़ा तबका है। रासू गवई जी अपने पूर्व गवर्नर भी थे, उनका बड़ा काम है, उनका बड़ा नाम भी है, बड़े विद्वान आदमी थे। अब उनका ये बेटा है, वो भी एडवोकेट है। उनकी चोरी कम से कम नहीं होते भी 1-1.25 लाख के ऊपर वो अपना प्रभाव डालते, वहां से वो स्टार्ट करते हैं। अब इस हालत में कांग्रेस के लिए मुश्किल जाएगी, क्योंकि नया साथी अगर जोड़ने लगे तो पुराने साथी छूट जाते।
जोगेंद्र कवाड़े अभी उनके साथ नहीं है, वो अब महायुति के साथ आ गए, भाजपा के साथ एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। ये तो उसके अंदर ये जो चीजें है राजनीति की, ये तो होने वाली है, ये इतना इजी भी नहीं है। तो ये जब अखिलेश जी, साथ में आएंगे तो ये अलग भी जा सकते हैं। अखिलेश जी, आपको लगता है कि अगर दलित और मुस्लिम का गठजोड़ हो जाता है, एक पोलराइजेशन होता है, तो रेस्ट जो है वो बीजेपी के फेवर में तो पोलराइजेशन हो सकता है? नहीं, ऐसे इस तरह की राजनीति तो अभी तक देश में हुई नहीं है। लेकिन मान लीजिए महाराष्ट्र का क्या समीकरण है, तुस्कान जी एक बात बोल रहे हैं, उस बात में माने दम भी है, लेकिन अमूमन इस तरह की बात होती नहीं है कि कांग्रेस का कोई नेता अगर बीजेपी में चला जाए, उसको राज्यसभा मेंबर बना दिया जाए, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट चुनाव पर पड़ता है। ऐसा होता नहीं है। इसका इसका असर जो है माने कुछ क्षेत्रों पर तो पड़ सकता है, पूरे महाराष्ट्र में इसका असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि रीजनल पार्टियां और रीजनल जो इक्वेशन से होते हैं, हर जगह अलग अलग होता है। मैं इस बात में यकीन कर सकता हूं, जैसा कि सूर्यकांत जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी की नजर तो सभी पार्टियों पर है, और कांग्रेस बहुत सॉफ्ट टारगेट होती है, वो कांग्रेस टूट सकती है। अब कांग्रेस की क्या स्थिति है महाराष्ट्र में, कांग्रेस में कितना वो सेंध लगा पाती है, ये बात की बात है। लेकिन हमें तो दूसरी बात जानकारी लग रही है कि बीजेपी जो है शिवसेना को भी अपने पाले में लाने को तैयार है, एनसीपी शरद पवार को भी अपने पाले में लाने को तैयार है, और इसकी भी पूरी रणनीति बन रही है। वो रणनीति कितनी सफलता मिलती है ये मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि दलित और मुसलमान अगर एक होते हैं तो इसकी एकजुटता जो है एक किसी भी पार्टी के लिए प्रॉफिट वाला मामला बन जाता है, वो काफी लाभ वाला मामला बनता है, क्योंकि दोनों का वोट बैंक, हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समीकरण है मुसलमानों का और दलितों का भी, लेकिन महाराष्ट्र में अच्छी खासी आबादी उनकी है और उसका असर पड़ेगा। और अगर दलित और मुसलमान एक होते, एक बात और मैं बता दूं कि प्रकाश अंबेडकर की जो राजनीति है, दलितों की राजनीति, तो उसी तरह से कांग्रेस का भी कुछ सेक्टर में दलितों पर उसका प्रभाव है, उसके भी दलित नेता वगैरह हैं। तो प्रकाश अंबेडकर को लेकर ही हम ये कहा जाए कि प्रकाश अंबेडकर पूरे महाराष्ट्र के दलित नेता हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी भी राज्य में कोई दलित नेता एक बड़ा नेता हो सकता है, उसके कोई छोटे धरे भी हो सकते हैं। तो प्रकाश अंबेडकर ये जाहिर सी बात है महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में शामिल है, बड़े दलित नेताओं में शामिल है, कांग्रेस के साथ उनका कॉम्बिनेशन बनता है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को भी लाभ होगा और प्रकाश अंबेडकर को भी लाभ होगा। लेकिन मैं एक बात भीतरी बात बता रहा हूं कि प्रकाश अंबेडकर 3 ही सीट मांगे हैं, ये मैं भीतरी बात बता रहा हूं कि 3 सीट को ही चाहते हैं। हालांकि सूर्यकांत जी बोल रहे हैं कि 6-7 सीटों पर उनकी ज्यादा अच्छी पकड़ है, लेकिन जो जिस तरह का सीट बंटवारे की बात चल रही है, उसमें 3 सीट पर ही बात हो रही है, और उस 3 सीट में ये समीकरण बन रहे हैं कि तीनों पार्टी एनसीपी, उद्धव शिवसेना और कांग्रेस अपने अपने कोटे से एक एक सीट उनको दे। अब ये देखने की बात होगी। और एक बात और बता देता हूं मैं, प्रकाश अंबेडकर के साथ कांग्रेस का ट्यूनिंग बहुत अच्छा नहीं है। प्रकाश अंबेडकर की ट्यूनिंग शिवसेना के साथ बढ़िया है, उद्धव के साथ बढ़िया है, और उद्धव ही चाह रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर को इसमें रखा जाए, इंडिया गठबंधन में। अब ये बात अलग है कि उसके वोट पर कितने असर पड़ते हैं, कांग्रेस विदर्भ में कितना पाती है या अलग इलाकों में कितना। क्या ये अखिलेश जी, तो क्या ये भी ये जो महाविकास आघाड़ी है जिसमें शिवसेना, उद्धव, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस, इस तीनों में भी आपस में एक दूसरे को कमजोर करने की रणनीति चल रही है, या एक दूसरे का फायदा लेकर के आगे बढ़ने की रणनीति चल रही है? कटथ्रोट पॉलिटिक्स है तो होता ही होगा। ये बिल्कुल चल रही है, इसलिए कि इस पर ज्यादा सूर्यकांत जी बताएंगे। लेकिन जहां तक ये हम लोग भी बाहर से देख रहे हैं कि उद्धव
ठाकरे की पूरी नजर ये है कि अधिक से अधिक सीट हमको मिले। सबसे पहले तो सीट को लेकर ही मारामारी है। वो चाहते हैं हमको 23-24 सीट मिल जाए, 25 सीट मिल जाए। उधर कांग्रेस का अपना दावा है और इधर एनसीपी का अपना दावा है। तो पहले तो सीट की मारामारी है। जिसको ज्यादा सीट मिलेगी, जाहिर सी बात है उसकी राजनीति बड़ी मानी जाएगी। और कांग्रेस, एक समय में कांग्रेस काफी मजबूती के साथ खड़ी थी महाराष्ट्र में। आज जो भी उसकी स्थिति हो, हमें लगता है कि विदर्भ का जो इलाका है, जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, एक जमाने में सारी की सारी सीटें कांग्रेस के पाले में चली जाती थी। आज क्या स्थिति है हमें नहीं पता है, क्योंकि सीटों का बंटवारा, दलों का बंटवारा, कांग्रेस में फूट, तमाम तरह की बातें हुई है। और उस तरह के दिग्गज नेता भी महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास अभी नहीं रह गए हैं। जो भी नेता है समझिए कि उनकी अलग अलग सेक्टर वाइज नेता रह गए हैं। कांग्रेस विदर्भ में अगर बेहतर कर पाती है तो ये समझिए कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और कांग्रेस को अगर 10-12 सीटें भी महाराष्ट्र से मिल जाती है तो वो समझिए कि इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में सबसे बेहतरीन उपलब्धि कांग्रेस का महाराष्ट्र में माना जाएगा ये। और वही समझिए कि अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस का बल्ले बल्ले हो जाएगा एकदम। कांत जी, भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।